नाज़रीन, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट पर ऐलान जंग कर दिया है। ट्रंप ने किसी भी सीज फायर से इनकार कर दिया है, किसी भी फलस्तीनी रियासत से इनकार कर दिया है और इस बात को इंडोर्स किया है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाएगा। चाइना की जानिब से बड़ा सख्त तरीन रद्दअमल आ रहा है और चीन ने कहा है कि अब अमेरिका किसी तौर पर दुनिया में कोई मीडिएटर या सालिस के तौर पर अपना किरदार खो चुका है और दुनिया इस अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती जिस तरह अमेरिका दुनिया को चलाना चाहता है। और चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका ने यह फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट में फलस्तीनियों को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर हम ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में फलस्तीनी कॉज को कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा तो फिर मिडिल ईस्ट में जंगे ही जंगे होंगी। और मिस्र में एक वहां पर जिस तरह से लोग खाना भेज रहे हैं पानी के जरिए, एक मिस्र के अंदर यानी जो स्ट्रीट है वो इस वक्त कहीं ना कहीं मोबिलाइज हो रही है और इटली की सपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसी दरमियान नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन क्या करेगी, ये बड़ा फैसला कुन होगा। यानी अमेरिका की पोजीशन वाज़ेह हो गई। कलेक्टिव वेस्ट में तो हमेशा इजराइल के हवाले से एक ही फैसला हुआ है, जो अमेरिका ने किया, जो यूरोप ने किया, अभी तक तो वो एक ही रहा है। लेकिन अब यूरोप को फैसला करना है। उसकी वजह यह है कि यूरोप के मसाल बहुत सारे हैं। यूरोप दो फ्रंट्स के ऊपर जंगें छेड़ चुका है और इसमें दिलचस्प बात क्या है, एक जंग है यूक्रेन की और एक जंग है मिडिल ईस्ट की। यानी उनके वेस्ट में वो जंग, ईस्ट में ये जंग, ये दो फ्रंट वॉर है। लेकिन अब चाइना यूरोप की एक और दो फ्रंट के ऊपर जंग शुरू हो गई है और वो है तिजारती जंग। तिजारती जंग भी उनकी दो फ्रंट्स के ऊपर शुरू हो गई है, वो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ। चाइना के साथ अभी यूरोपीय यूनियन के मामला जो है वो तय नहीं हुए हैं, तो अब उनको दो साइडों के ऊपर जो है वो सामना करना है। यानी ट्रेड वॉर भी दो फ्रंट्स के ऊपर चली गई है और जो दूसरे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी उनके दो फ्रंट्स के ऊपर जो चले गए हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर। सो इसलिए यूरोपीय यूनियन अगर ये जो गजा वाला क्राइसिस है, अगर इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किए रखती है, जब अवाम का इतना शदीद रिजेंटमेंट है और बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, रेफ्यूजीज बहुत सारी इकोनॉमीज, तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो बड़ा फैसला कुन होगा यूरोपीय यूनियन क्या फैसला करती है। और कंबोडिया और थाईलैंड की जंग, उसमें क्राइसिस जब वो आगे बढ़ रहा है और थाईलैंड ने आसियान की मीडिएशन से इनकार कर दिया है। अब ये मामला दिखने में चीजें सादा लगती हैं, लेकिन पीछे क्या होता है। थाईलैंड अमेरिकी जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, थाईलैंड आसियान का कंट्री है, थाईलैंड अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को और टूरिज्म के ऊपर चलने वाला थाईलैंड है। और थाईलैंड को आसियान ने मीडिएशन ऑफर किया और थाईलैंड ने इनकार कर। भाई, आसियान जो आपके पार्टनर हैं और जो बिल्कुल उनसे ज्यादा सिंसियर कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा चाहेंगे कि यहां पर जंग रुके, क्योंकि बाकी सबको मुतासर करेगी। उनकी सालसी से थाईलैंड इनकार, तो किसकी सालसी पर उनको चाहिए? ट्रंप की सालसी चाहिए। 1,30,000 लोग जब वहां पर डिस्प्लेस हो गए, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये मसला जो अजब तरीके से इसने सर उठा लिया है और जापान फर्स्ट की मूवमेंट शुरू हो गई। यानी जैसे ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की मूवमेंट शुरू की है, तो जापान के अंदर आज एक नई बात सामने आ गई है। और ये देखेंगे जो अमेरिका के साथ डील हुई है उसके बाद से कितनी रिजेंटमेंट वहां पर बढ़ गई है। जापान फर्स्ट का नारा जापान में लग गया है। फॉरेनर्स, गैर मुल्की सिटीजन जो वहां पर आ गए हैं, फिर इकोनॉमिक जो सारी डील्स हो रही हैं उस पर जापान फर्स्ट का नारा वहां पर लग गया है। तो अगर जापान में ये रिजेंटमेंट है तो यूरोप में किस हद तक होगी। बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा गैर मामूली एक एग्रीमेंट किया है सबमरीन के हवाले से, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त यानी भरपूर फलस्तीन की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ सबमरीन के हवाले से, अमेरिका ने इनकार कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट कर लिया बर्तानिया से। तो ये वो सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिसमें ये जो यूरोपियन ममालिक हैं और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये अलग अंदाज में यानी अमेरिका से डिपेंडेंस खत्म करते हुए अपना डिफेंस, अपनी इकोनॉमी, अपनी स्ट्रेटजी, अपने इंटरेस्ट, इसको परस्यू कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब नाज़रीन, ट्रंप के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, देखिए, जो हमने बात जो की जब स्टीव विटकॉफ ने इनकार किया कि सीज फायर नहीं हो रहा, तो हमने ये बात आपके सामने रखी कि या ग्रेटर इजराइल बनेगा या फिर यह कि सबको जंग लड़ना पड़ेगी। सब इस बात से इनकार, इस बात से पहले एफर्ट्स कर रहे थे कि ना ही ग्रेटर इजराइल की नौबत आए और ना ही जब वो जंग की नौबत आए, ये दरमियान में मामला कहीं जो है वो को एग्जिस्टेंस पर रोक लिया जाए। अब तक की सारी एफर्ट्स को एग्जिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई थी, तो वो फारिग हो गया, ठीक है ना। एक देखें, एक एनालिसिस के तौर पर तो वो पहले ही फारिग था, लेकिन अब वो हतमी तौर पर फारिग हो गया है और ये बात कंफर्म हो गई है कि या ग्रेटर इजराइल है या फिर नो इजराइल है और जंग जो है वो सब तक जो है वो आ रही है।
ट्रंप ने जनाब इंडोर्स कर दिया जो स्टीव विटकॉफ ने इनकार किया सीज फायर से और जो मलबा है वो हमास के ऊपर डाला, तो ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ से भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और जंग डिक्लेयर कर दिए पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। जरा उसकी हेडलाइन पहले सुनते जाइए, फिर इसको आगे हम देखते हैं। हमास, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है डील करने में, ट्रंप कह रहा है मस्ट बी एलिमिनेटेड, और इसको फारिग खत्म कर दिया जाए। आई बिलीव दैट हमास विल फॉल, हमास खत्म होगी, नामो निशान इसका मिट जाएगा। हमास डज नॉट वांट टू रीच एन एग्रीमेंट, हमास जो है वो एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचना चाहती। आई बिलीव इट वांट्स टू डाई। ठीक है ना, एक शख्स अपने आप को दुनिया में खुदा समझ बैठा है, तो हमास जो है वो एग्रीमेंट नहीं चाहती और ये मरेगी, ये खत्म होगी, ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। इजराइल विल हैव टू फिनिश द जॉब एंड एलिमिनेट हमास, पूरा एक ऐलान जंग है जो मिडिल ईस्ट के ऊपर कर दिया गया है। इजराइल जॉब फिनिश करेगा और हमास को एलिमिनेट करेगा। भाई हमास तो शिकस्त दे चुकी है इजराइल को, और ना ही इजराइल हमास को एलिमिनेट कर सका है, ना कर सकेगा, तो वो किसको एलिमिनेट करने की बात ट्रंप कर रहा है? पैलेस्टीनियन सिविलियंस को। ठीक है, और विल फिनिश द जॉब, भाई कौन सी जॉब? एक जेनोसाइड हो रही है, उसको ट्रंप कवर दे रहा है कि इजराइल विल फिनिश द जॉब। और मैक्रोन के ऊपर उसने कमेंट करते हुए कहा कि मैक्रोन के इसमें कि वो रिकॉग्नाइज करेगा फलस्तीनी रियासत को, इसमें कोई वेट नहीं है, एंड हिज वर्ड्स कैरी नो सिग्निफिकेंस, और ये बस कुछ भी इसका हासिल उसूल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकेगा फ्रांस और बाकी दुनिया। हमास डज नॉट रियली वांट टू रीच एन एग्रीमेंट। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप जो है वो गजा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी जिंदगी चाहते हैं, बिकॉज ही हैज एन ह्यूमैनिटेरियन हार्ट, क्योंकि बड़े रहम दिल हैं, बड़े नाजुक दिल हैं, बड़े अच्छे दिल वाले हैं ट्रंप। वो फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी अच्छी, गजा के लोगों के लिए अच्छी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हमास जो है वो सीज फायर नहीं चाहती। हमास की वजह से सारा, यानी ट्रंप ने अलग बात की, व्हाइट हाउस का ये स्टेटमेंट आया कि ट्रंप तो बड़े रहम दिल हैं, तो ये बात होगी। देखिए अब इस पर मजीद टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता कि हमास एग्री कर रही है नहीं कर रही है। अच्छा जी, हमास का क्या कसूर है? सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यानी सीज फायर अगर नहीं हो सका तो उसकी वजह क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर वो ये बयान नहीं देते कि हमास कसूरवार है, तो दूसरा बयान ये बनता है कि हम फलस्तीनियों की जेनोसाइड करेंगे, उनको डिस्प्लेस करेंगे और कोई फलस्तीनी रियासत हम यहां पर नहीं बनने देंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। तो उसको वो जरा बेहतर अंदाज में ये कह रहे हैं कि हमास एग्री नहीं कर रहे। इस सूरत हाल में जब उनके लोग फाकों से मर रहे हैं, अच्छा मुझे बताएं, 60 दिन का ये कह रहे हैं 60 दिन की एग्री हो जाए हमास और सारे कैदी रिलीज कर दे। अच्छा ये 60 दिन के बाद क्या होगा? 60 दिन के बाद दोबारा इजरायली फौज दाखिल हो जाएगी, तो वो 60 दिन को हमास कैसे कबूल कर ले और कैदी भी सारे रिहा कर दे? 60 दिन के बाद दोबारा। और ये जो मुतालबा है ना हमास का, इसमें पूरी जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को। पूरे यूरोप ने हमास के इस प्रपोजल को इंडोर्स किया, इसकी सपोर्ट की है। रशिया, चाइना, यानी दुनिया में इजराइल और अमेरिका सिर्फ इस बात के खिलाफ है, बाकी तो ये हमास का प्रपोजल नहीं, सारी दुनिया का प्रपोजल है। बरतानिया ने भी परमानेंट सीज फायर की बात की है, फ्रांस ने, इटली ने, सब ने, और पूरे मिडिल ईस्ट ने। तो 60 दिनों की जंग बंदी। अब नाज़रीन इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, जो उनकी बातें हैं। असल बात क्या है, बुनियादी बात क्या है कि रिजल्ट क्या होगा। यानी मैंने आपको बताया कि अब तक की सारी एफर्ट को एग्जिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई थी। ये सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और ये वो सारे, ये कोशिश कर रहे थे कि नौबत इस जगह पर ना आए। वो चाहते थे कि फलस्तीनियों को भी कोई एक प्रोटेक्शन मिल जाए, और ज़ाहिर है कि इजराइल तो वो वैसे ही इजराइल को तस्लीम कर बैठे हैं, तो इजराइल उनके नजदीक एक रियलिटी है, और फलस्तीनियों को कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, यहां पर कोई एग्जिस्टेंस हो जाए, फिर आगे इकोनॉमिक डील्स हों, और जो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करना है और जो डाटा सेंटर्स बनने हैं, इसकी तरफ जब मामला बढ़े और यहां पर कोई एग्जिस्टेंस हो जाए। क्योंकि अगर फलस्तीनी नहीं है तो अरब मुल्क ये जानते हैं कि या तो उनको जंगें लड़नी है या फिर उनकी हुकूमतें गिरेंगी, मिडिल ईस्ट में फिर अमन नहीं हो सकता। और अभी तक जो अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया, वो ये अपने अवाम को बता रहे हैं सारे कि हम, मतलब ये सीज फायर हो जाएगा, फलस्तीनियों को उनके राइट्स मिलेंगे, ये वो सारी बातें कर रहे हैं। तो जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाएंगे तो इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो अभी तक की सारी एफर्ट्स यहां पर, अब जब इस मौके के ऊपर आकर ऐलान कर दिया गया, जब हर घंटा फलस्तीनी मरते चले जा रहे हैं, और अगर खाना दाखिल नहीं होता तो तमाम फलस्तीनी खुदा न खास्ता मारे जा सकते हैं, इतना खतरा पैदा हो गया है। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इजराइल विल फिनिश द जॉब। ठीक है, तो फिर रिजल्ट क्या है, फिर मिडिल ईस्ट क्या है?
یعنی ایک مڈل ایسٹ وہ تھا کہ سیز فائر ہو گیا, غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو گئی, تو ایک مڈل ایسٹ کا ہم نقشہ کھینچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا مڈل ایسٹ. اب کا مڈل ایسٹ کیسا ہوگا جس میں فلسطینی نہیں ہے, یا وہ فلسطین کو کم سے کم ختم کرنے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں, تو ان کی اس پالیسی کی وجہ سے پھر مڈل ایسٹ کیا ہوگا. تو پھر ناظرین بغیر کسی ڈاؤٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی جنگیں جو ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. یہ وہ بات ہے جو پہلے ہی طے تھی کہ اگر اسرائیل یا امریکہ آخری حد تک اس بات پر راضی نہ ہوئے فلسطینیوں کو کوئی پروٹیکشن اور رائٹس دینے پر, تو پھر یہ سب کے لیے جنگیں ہیں. تو اس میں ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پالیسی سبجوگیشن کی ہے, یعنی وہ صرف فلسطینیوں سے سبجوگیشن ڈیمانڈ نہیں کر رہے, وہ سب سے سبجوگیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ امریکہ اس میں فیل ہوگا. یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بیٹھ کر جب وہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ان کو ہیجمنی ملے, وہ نہیں مل سکتی ہے. اس ریجن کے لوگ لڑیں گے, موجودہ حکومتوں کا کیا بنتا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پھر فنڈامنٹلسٹ تنظیمیں اٹھیں گی, وہ ایک لمبی جنگ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑیں گی, لیکن وہ یہ غلامی کسی طور پر جو قبول نہیں کریں گی, اور یہ معاملات جو ہے وہ ان ریاستوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. یعنی ایک وہ چیز جس کو نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ کوئی دوسرا سپورٹ کرتا ہے, سب سیز فائر کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اس رویے کی وجہ سے ہم ایک خوفناک جنگ کی طرف جو ہے وہ اس وقت جا چکے ہیں. اور پھر آپ نوٹ کریں نیتنیاہو جو بار بار کہتا ہے کہ we will change the face of the Middle East and we will change the face of the world. ویسے یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد قیدیوں کو چھڑوانا ہے, تو یہ چینج آف دا مڈل ایسٹ اور چینج آف دا ورلڈ کیا ہے؟ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ, ایک اور چیز یہاں پر ثابت ہوئی ہے کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو ایک پیج کے اوپر ہیں, ان کی بات ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ مزید جنگیں چھیڑنے جا رہے ہیں. ٹرمپ دنیا میں مزید جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے, اسی لیے اس نے بجٹ $1 ٹریلین کر دیا ہے, اور جنگیں چھیڑنے میں اس کا سب سے بڑا پارٹنر نیتنیاہو ہے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی چونکہ ایشیا میدان جنگ بننا ہے تو اس میں نیتنیاہو پارٹنر ہے ٹرمپ کا, اور یہ دونوں ساز باز کر کے ایک مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس موقع آپ مجھے بتائیں, حماس نے الیگزینڈر کو رہا کیا تھا, ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سیز فائر کرواؤں گا, حماس نے رہا کیا تھا الیگزینڈر کو, کتنا بڑا بیٹریل کیا, کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو چائنا کا جو ریئیکشن آیا ہے نا اس سب کے بعد وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا نے کہا ہے, فارن منسٹر نے, کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز لاسٹ اٹس لیجیٹیمیسی ٹو لیڈ دا ورلڈ. امریکہ اپنی لیجیٹیمیسی کھو چکا ہے دنیا کو لیڈ کرنے کی, یہی اصل بات ہے. یعنی یہ جو بھی پالیسیز بناتے رہیں, پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے. چائنا کہہ رہا ہے کہ امریکہ اپنی لیجیٹیمیسی کھو چکا ہے دنیا کو لیڈ کرنے کی. کیوں؟ In the eyes of the nations, it is no longer morally qualified to speak of values or peace while supporting genocide in Gaza. تمام دنیا کے نیشنز کا یہ کنسنسس ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امن اور ویلیوز کی کیا بات کرتا ہے جب وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو یہ دنیا میں ثالث بننے کا, دنیا کو لیڈ کرنے کا, اس کے لیڈرشپ میں دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ دنیا میں جب جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے جس کو ساری دنیا رکوانے کی کوشش کر رہی ہے, تو اب یہ کسی دنیا کا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. اور رشیا آلریڈی یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو وہ نیو یارک سے جو موو کیا جائے, اور ویسے بھی امریکہ تو یونائٹڈ نیشن سے نکل رہا ہے. اب یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, چائنا کی بات ہے, دیکھیں ہم اپنے اس میں کوئی انالیسز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. چائنا کیا بات کر رہا ہے, یعنی ایک مڈل ایسٹ وہ تھا جس میں سیز فائر ہونا تھا, دوسرا مڈل ایسٹ یہ ہے جس کا ٹرمپ اعلان کر رہا ہے. یہ تمام عرب ملکوں کے اوپر اس نے جنگ ڈکلیئر کی ہے. اس کا نتیجہ عربوں کو ان کے ملکوں تک آئے گا نا. چائنا کیا کہہ رہا ہے, یہ والا مڈل ایسٹ یہ کیا ہے, if middle east is unstable world will not be at peace. اگر مڈل ایسٹ انسٹیبل ہے اور فلسطین کاز کی وجہ سے, تو پھر دنیا بھی سٹیبل نہیں ہوگی. فلسطین کو اگر رائٹس نہیں مل رہے تو مڈل ایسٹ سٹیبل نہیں ہے, مڈل ایسٹ سٹیبل نہیں ہے تو دنیا سٹیبل نہیں ہے. چائنا اس طرح سے دیکھتا ہے. ٹو اسٹیٹ سولوشن ریمینز دا اونلی وائبل پاتھ ٹو ریزولوشن. چائنیز فارن منسٹر آن میکرون اناؤنسمنٹ ٹو ریکگنائز پیلسٹین اسٹیٹ. چائنا نے سپورٹ کیا ہے میکرون کی اسٹیٹمنٹ کو. دنیا میں صرف 2 ممالک نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اسرائیل اور امریکہ نے, باقی ساری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور یہ انالیسس دیکھیے ٹرمپ کے اس اعلان کے جواب میں کہ ٹرمپ نے ایکسپریس از دا ٹروتھ آف واٹ واشنگٹن اینڈ تل اویو وانٹس. عربوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تو بس دیکھیں حماس سے صرف لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے یہ ان کی اصل بات ہے جو سامنے آئی ہے کہ وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں, نیملی ٹو کنٹینیو وارز انٹل دا سبجوگیشن آف دا پیپل.
जंगों को जारी रखना चाहते हैं जब तक कि सब्जुगेट नहीं कर देती, तमाम कौमें उनके सामने, उनके कदमों में नहीं बैठ जाती, तब तक जंगें जारी रहेंगी। दिस विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा। एंड द लॉन्गर द वॉर कंटिन्यूज, द मोर कंडीशंस अराइज दैट अपोज द अमेरिकन इजरायली प्रोजेक्ट। जितनी ये लंबी जंग खींचेंगे उतनी बड़ी रेजिस्टेंस पैदा होगी जो इजरायली और अमेरिकी प्रोजेक्ट को यहां पर नाकाम बनाएगी। तो रिवायती अंदाज में अमेरिका और इजराइल के पास बहुत ताकत है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वो यहां पर इंपोज करना चाह रहे हैं ये शिकस्त खाएंगे। और इजराइल ने अपने लिए तबाही का रास्ता चुना है और ऐसे नाकाबिले तलाफी कॉन्सिक्वेंसेस के वो सेंचुरीज तक भी खत्म नहीं होंगे। ये मेरी बात आप लिख लें। और इस सूरत हाल को एक और अंदाज में ये समझ सकते हैं कि जंगें क्यों होने जा रही है। देखिए, हमने शुरू से एक और बात एस्टिमेट की, हमने आपके सामने रखी कि इजराइल जो है वो ये इजराइल जो मौजूदा लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमने जो करना है अभी करना है। अभी क्यों करना है? क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका आज उनके साथ खड़ा है, कल खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा पता नहीं है। दुनिया बदल रही है, यूरोप के अपने मसाइल हैं, बाकी दुनिया तो ऑलरेडी स्टांस ले चुकी है और स्टैंड ले चुकी है और मिडिल ईस्ट ताकतवर हो रहा है। तुर्की अपने जंगी हथियार बना रहा है, मिस्र उधर से असला ले रहा है, ईरान आगे बढ़ रहा है, बाकी सारा मिडिल ईस्ट। और तो आज से 20 साल के बाद की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और हर बार इनको, अगली बार कोई इनको गजा में जेनोसाइड नहीं करने देगा। तो देखिए, ये यहां पर आए थे कि रिलीजियस आइडियोलॉजी लेकर के यहां पर टेंपल बनाना है, यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो इनका एस्टिमेट ये था कि अभी 20-30 साल इसमें लगेंगे। लेकिन अब ये पिछले कई महीनों से जो है वो या इस 7 अक्टूबर के बाद से ये प्लान यही कर रहे थे कि हमने जो करना है अभी करना है, क्योंकि बाद में दुनिया कैसी होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और अमेरिका आज खड़ा है, कल खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा ये कुछ कहा नहीं। तो एक बार फिर ये बात कंफर्म हुई है कि वो इसको अभी करना चाहते हैं। और जब वो इसको अभी करना चाहते हैं तो उनको पता है कि इसका नतीजा जंगों ही की सूरत में निकलेगा, ठीक है ना। तो ये उनकी तरफ से भी ऐलान है कि वो एक इस तरह की जंग की तरफ, मतलब वो लड़ने जा रहे हैं, वो भी जंग लड़ने जा रहे हैं जिसमें ये होगा कि वो अगर जॉर्डन या मिस्र की कोई जंग छिड़ जाती है, जो कि अगेन ना ही जॉर्डन लड़ने की कोई विल रखता है ना ही मिस्र को लड़ने की विल रखता है, लेकिन वो जंगें छिड़ेंगी, मुल्क ड्रैग होंगे। तो उसमें इसराइल की कैलकुलेशन ये है, इसराइल और अमेरिका की, कि शाम का बहुत सारा इलाका तो वो ले चुके हैं, जॉर्डन का इलाका भी लेंगे और सिनाई भी लेंगे। तो उनकी कैलकुलेशन ये है कि इस बड़ी जंग में एक तो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे और फिर इनके इलाके लेंगे। वो ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे अलग बात, लेकिन उनकी कैलकुलेशन ये बात एक बार फिर साबित हो रही है कि उनका असल प्रोजेक्ट यहां पर बुनियादी तौर पर यही है। और इसके साथ अमेरिका ये चाहता है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, चीन के साथ जो लड़ाई है, इसमें मुकम्मल सबजुगेशन वो चाह रहा है तमाम नेशंस की। अभी आपने देखा ना, ट्रंप अचानक पाकिस्तान की तारीफें उसने शुरू कर दी हैं, बाकी मुख्तलिफ नेशंस की, जो चाइना के बॉर्डर के ऊपर है, अचानक उसको अफगान रेफ्यूजीज का भी ख्याल आ गया। ट्रंप जो सबसे बड़ा मैस डिपोर्टेशन वहां पर कर रहा है, उसको अफगान रेफ्यूजीज का ख्याल आ गया। आप क्या समझते हैं कि ये बगैर किसी मैस स्ट्रेटजी के हो रहा है, किसी मास्टर स्ट्रेटजी के बगैर हो रहा है? तो बुनियादी अमेरिकन प्रोजेक्ट यहां पर यही है कि जो उसका डॉलर डैमेज हुआ है, जो उसका ऑर्डर फॉल कर रहा है, उसको वो रीइंफोर्स करना चाहता है, चाइना को डिस्ट्रॉय करना, सब्जुगेट करना, और उससे पहले इन तमाम नेशंस को सब्जुगेट करना। ये अमेरिका का मकसद है और जाहिर है कि इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाना। और यहां पर, और फिर वो देखें, ये कोई हम नई बातें नहीं बता रहे, ये किंग फैसल 74 में कह चुके हैं कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। और देखिए, बात यह है कि वो यहां पर किसी को टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं आए। ये तो इस मौजूदा मिडिल ईस्ट की लीडरशिप की गलत फहमी थी ना, कि वो इनको टेक्नोलॉजी देंगे, इनको बराबरी देंगे, ठीक है ना। वो ना किसी को टेक्नोलॉजी देने आए, ना यहां पर किसी को बराबरी देने आए, ना किसी को 2 स्टेट सोल्यूशन देने आए। वो यहां पर रूल करने आए, ठीक है ना, वो यहां पर रूल करने आए हैं। और इसलिए इन ममालिक के पास जंगों के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये इटली ने कहा है कि वी नो लॉन्गर कैन एक्सेप्ट द मैसेकर एंड फैमिन इन गाजा। ये इटली स्टेटमेंट जारी कर रहा है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज अब्दुल्ला जो है वो लेबनान पहुंच चुके हैं, बेरूत लैंड हो गए हैं, एक रेजिस्टेंस की अलामत 41 ईयर्स जेल में रहे, जो मतलब दुनिया हैरान है कि वो 41 साल बाद रिहा हुए हैं, बयानात किस तरह से दे रहे हैं। उनके जज्बे तो इन मौजूदा हुक्मरानों से कई गुना बड़े हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस जारी रहनी चाहिए एंड देयर आर अरब्स हु डू नॉट वांट टू एक्ट। अरब जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो एक्शन नहीं लेना चाहते in the face of what is happening in Gaza, we bow before the martyrs of the resistance। और हम सलाम पेश करते हैं जो रेजिस्टेंस के शोधा हैं। एंड रेजिस्टेंस इज नॉट वीक, रेजिस्टेंस कमजोर नहीं है। फॉर द लीडर्स आर मार्टायर्स नॉट ट्रेटर्स।
The Egyptian messes can change the scene in the Gaza Strip. जॉर्ज अब्दुल्ला ने इन सारे हुक्मरानों की को ना हिला के रख दिया, हिल गए ये पूरी तरह से। जॉर्ज अब्दुल्ला ने पेरिस में जब रिहा हुए तो स्टेटमेंट जारी की कि अरब स्ट्रीट खड़ी हो जाए, मुझे वहां वो मायूस कर रही है। अरब स्ट्रीट जब खड़ी होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। बैरूत में लैंड होते हुए उन्होंने कहा कि मिस्र के अवाम खड़े हों। मिस्र के अवाम, मैंने बता रहा हूं कि वो बोतलों में खाना भर के उधर, तो मिस्र के अवाम खड़े, उन्होंने कहा मिस्र के अवाम खड़े होंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली गजा में हमें नजर आएगी। तो इनके सांस काफी अटके हुए हैं। ये गुस्सा बढ़ेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, ये गुस्सा बढ़ेगा इनके इन एक्शन की वजह से। अब एक्स CIA ऑफिसर कह रहा है कि बुनियादी मकसद क्या है इजराइल और अमेरिका का ईरान के हवाले से। इजराइल्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इन पर्शियन गल्फ इज रिजीम चेंज इन ईरान। एक्स CIA ऑफिसर कह रहा है कि बुनियादी मकसद इजराइल का और अमेरिका का ईरान में रिजीम चेंज करना है, इसलिए जंग जो है वो दोबारा होगी। सऊदी अरेबिया ने लोकल व्हीकल्स बनाने का, यानी मिलिट्री व्हीकल्स प्रोडक्शन लोकली शुरू करने का ऐलान कर दिया है। काफी बड़ी एयरफोर्स सऊदी अरेबिया ने बना ली है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने फैसला करना है और बहुत अहमियत है, बहुत इंपैक्ट है। यूरोपीय यूनियन अगर कोई हार्ड स्टांस ले लेता है, जो अभी तक उसने नहीं लिया, सिर्फ बातें हैं, हार्ड स्टांस ले लेता है, बहुत इंपैक्टफुल होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन को यह लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन को अपने उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि दो फ्रंट्स के ऊपर कैसे यूरोप फेसेस एन इकोनॉमिक वॉर ऑन टू फ्रंट्स, द गार्डियन। दो फ्रंट्स के ऊपर इकोनॉमिक जो वॉर है वो शुरू हो गई है। पहले थी अमेरिका के साथ, अब चाइना के साथ भी शुरू हो गई है। चाइना के साथ मामला तय नहीं हुए और यूरोप तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है चाइना से कि रियर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल इनके पास है और फिर जो इनकी कंपनीज हैं वो हमारी कंपनीज को कम्पीट कर रही हैं, हम अपनी चीजें वहां पर जाकर बेच नहीं सकते हैं, चाइना हमारे मार्केट में बेच रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल इनके पास है। तो चाइना से डरा हुआ है यूरोप, पर मामला अभी तय नहीं हुए। तो एक फ्रंट खुल गया अमेरिका से, एक फ्रंट खुल गया चाइना से। और रशिया ये कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन इज लूजिंग इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सोवरेनिटी एंड दिस इज नेचुरल। मतलब यूरोपीय यूनियन जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है रशिया के बकौल। और यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन से मजीद एड मांग ली है ताकि मिलिट्रीज की जो सैलरीज है और रिक्रूटमेंट है वो बढ़ाई जा सके। उधर भी पैसा जाया हो रहा है। रशिया मूविंग अहेड विद प्लान्स टू मॉडर्नाइज इट्स नेवी। साउथ प्यूटन ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, वो ये भरपूर जंग की वो तैयारी कर रहे हैं। इधर दो फ्रंट पे इकोनॉमिक वॉर छिड़ी हुई है यूरोपीय यूनियन के लिए और दो फ्रंट के ऊपर मिलिट्री और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो वो छिड़ा हुआ है। और ज़ेलेंस्की जो वो $30 बिलियन की ड्रोन डील करने जा रहा है अमेरिका से। और जापानीज फर्स्ट ब्रेक थ्रू बाय द राइट विंग पॉपुलिस्ट स्पार्क्स फियर ऑफ एंटी फॉरेनर बैकलैश इन जापान। एनालिस्ट से कि जापान आर सफरिंग अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस that is feeding xenophobia amid economic insecurity and record number of foreign residents। जापान जैसे जबरदस्त मुल्क में यानी कि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि अब वो भी भाई गैर मुल्की जो यहां पर आ गए। तो देखिए जब आप ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जंगे छेड़ेंगे, उनकी इकोनॉमीज तबाह करेंगे तो वो इन्हीं मुल्कों में जाएंगे। तो जापान जैसा मुल्क, वहां पर उनके रेजिडेंट्स और फार राइट एक तबका पैदा होना शुरू हो गया है जो काफी ज्यादा ताकत हासिल कर रहा है। वहां पर जापान फर्स्ट का नारा लग गया है। तो यूरोप तो फिर ऑलरेडी उस मसले से जूझ रहा है। मतलब जापान जैसे मुल्क में यह मसला पैदा हो जाना कि फार राइट आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई यहां से निकालो फॉरेनर्स को, तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे यूरोप। ये जो मिडिल ईस्ट में जंगे छेड़ने जा रहे हैं इसके नतीजे में बहुत सारे रेफ्यूजीज वहां पर जाना है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा मुतासर होनी है, पता नहीं क्या क्या। जंगे छेड़ना आसान होता है, रोकना फिर उनके बस में नहीं होता। तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर फैसला कर चुका है कि मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने जा रहा है। यूरोप ने क्या करना है, ये यूरोप ने फैसला करना है। और यूरोप ने जो पहले मिडिल ईस्ट में जंगे छेड़ी हैं उस पर वो आज भी पछताता है। टोनी ब्लेयर ने आकर इस पर माफी मांगी थी और कहा था ये बहुत बड़ी गलती है। और अभी रिसेंटली जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए उसमें बताया गया कि कैसे रिजीम चेंज, बर्तानिया ने वॉर्न किया था बुश को कि इराक में जंग छिड़ी तो लंदन में रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। तो अब यूरोपीय यूनियन का फैसला करना है। फिर आप देखिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ईयर का एग्रीमेंट साइन कर लिया है न्यूक्लियर सबमरीन्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ये एग्रीमेंट कर रहा था, उनसे ये ले रहा था, अचानक अमेरिका पीछे हट गया तो उन्होंने बर्तानिया से कर लिया है। तो देखिए उनको सॉफ्ट इमेज चाहिए, उनको इस्लामी दुनिया से डील करना है, मिडिल ईस्ट से डील करना है। और यूक्रेन की जंग वो लड़ेंगे, वो उधर रशिया से, वो पीछे मतलब उधर उनका है कि रशिया से लड़ेंगे। तो मिडिल ईस्ट की जंग उनके लिए बेमानी हो चुकी है, ठीक है, यहां पर उनको ये सूट नहीं करती। यूक्रेन की जंग भी ये इनके लिए अननेसेसरी है, लेकिन वहां पर उनकी एक ईगो है और वो वहां पर रशिया की बर्तरी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सो
مڈل ایسٹ کی جنگ تو بالکل ان کو افورڈ نہیں کر رہی. تو بہرحال ابھی فیصلہ ہوگا اور ایک ایک گھنٹے میں اب واقعات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. افسوسناک ہے, جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اوپر اس وقت کی جو ڈیولپمنٹس ہے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.